आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पोजिशन लेवी का पार्ट 2। ये आपके सेमेस्टर बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Applicability as per section 10. Applicable to registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year is less than equal to 1.5 crore or 75 lakh in special category states। ठीक है, तो जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो किस पे एप्लीकेबल है? कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल है टू रजिस्टर्ड पर्सन पे। रजिस्टर्ड पर्सन जैसे कि जो जीएसटी में रजिस्टर होते हैं उस पे एप्लीकेबल है। क्या मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा कॉम्पोजिशन स्कीम? नहीं, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ जीएसटी में। ठीक है, आई डोंट हैव द जीएसटी है। क्या आप पे होगा? नहीं, आप पे भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप रजिस्टर्ड होगे तो होगा, लेकिन सिर्फ रजिस्टर्ड होने से नहीं बात बनेगी। अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए तो उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल मतलब पिछले साल का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में फ़र्क है। ठीक है, टैक्स के टर्म्स में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस साल का आपको टैक्स देना पड़ रहा है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब उस प्रीवियस ईयर के पहले वाला साल, पिछले साल। ठीक है, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पिछले साल का जो, ये इसका मतलब मैं लिख देती हूँ प्रीसीडिंग। ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अगर एग्रीगेट टर्नओवर उस रजिस्टर्ड पर्सन का 1.5 करोड़ रुपीज़ 1.5 करोड़ होगा। ठीक है, 1.5 करोड़ तक है तो उसको कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कितना होना चाहिए? 75 लाख। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मैं लिस्ट अभी आपको दे देती हूँ। ये रहा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का लिस्ट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट का लिस्ट में मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था। ये जस्ट शॉर्ट फॉर्म समझना, इसे दिल पे मत लेना। आज तूने एमएमएस देखा तो ठीक है, अब इसका अच्छे से समझते हैं। ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ए फॉर आसाम, जे फॉर जम्मू एंड कश्मीर। आज हो गया एमएमएस ट्रिपल एमएमएस हो गया है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम। ठीक है, ये हो गया नागालैंड का कुछ फॉर्म नहीं था, शॉर्ट फॉर्म। और त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये है आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ये शॉर्ट फॉर्म बनाया है ऐसे ही, जिससे पसंद ना आए कोई बात नहीं, आप ऐसे ही याद कर लेना। फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में भी 3 एक्सेप्शन है। हज एच फॉर हिमाचल प्रदेश, ए फॉर आसाम एंड जे फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ये हज के लिए ना जो लिमिट है 1.5 करोड़ है, ना कि 75 लाख। फिर डिस्कस करते हैं रेट्स। कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो रेट्स जो होगा मैन्युफैक्चर के लिए क्या है, केटरिंग एंड रेस्टोरेंट के लिए क्या, ट्रेडर के लिए क्या, देखते हैं। मैन्युफैक्चर के लिए सीजीएसटी 0.5%, एसजीएसटी 0.5% और टोटल जो है वो 1% है। तो ये जो 1% है वो किस पे कैलकुलेट होगा, या 0.5% किस पे कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट होगा अपने टर्नओवर इन स्टेट पे। ठीक है, टर्नओवर इन स्टेट में जितना जो आएगा उसका 1% टोटल और 0.5% सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, केटरिंग एंड रेस्टोरेंट। केटरिंग एंड रेस्टोरेंट के लिए सीजीएसटी कितना है? 2.5%, एसजीएसटी कितना है? 2.5% और टोटल मतलब इन दोनों को मिलाकर 5% है। ये भी कैलकुलेट होगा टर्नओवर इन स्टेट पे। किस पे? टर्नओवर इन स्टेट पे। थर्ड, ट्रेडर का सीजीएसटी 0.5%, एसजीएसटी 0.5%, टोटल 1%, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। ये जो परसेंटेज है किस पे कैलकुलेट होगा? टर्नओवर इन स्टेट ना, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्टेट।
टर्नओवर इन स्टेट में ना एग्जाम सप्लाई सारे टाइप का सप्लाई आ जाता है, लेकिन ट्रेडर के केस में जो कैलकुलेशन होगा वो टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स का सिर्फ नहीं एंड सर्विसेज इन स्टेट, ठीक है। Provided further that a person who opt to pay tax under clause A or clause B or clause C may supply services, मतलब वो जो पर्सन जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहा है अंडर क्लॉज ए मैन्युफैक्चरर, बी रेस्टोरेंट केटरिंग या फिर सी ट्रेडर, वो सप्लाई नहीं कर सकता सर्विसेज, बट एक सर्विस वो सप्लाई कर सकता है। कौन सा सर्विस वो सप्लाई कर सकता है? वो सर्विस जो मेंशन्ड है इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2, वो वाला सर्विस। अच्छा, तो ये सर्विस है क्या? चलो देखते हैं क्या है। देखो, ये है शेड्यूल 2, एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। शेड्यूल 2 का पैराग्राफ 6 का बी, क्लॉज बी है ना, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज or any supply of services where food or drinks is supplied for consideration। मतलब रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विसेज को छोड़ के कितना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? 10% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट इन द प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, पिछले फिनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का 10% या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अ मैन्युफैक्चरर या फिर एक ट्रेडर फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक है हमारा, हमने कुछ कॉलम्स बनाए हैं, एक है टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, दूसरे कॉलम में क्या है 10% ऑफ सच टर्नओवर इन रुपीज़, ठीक है, मतलब जो भी टर्नओवर है उसका 10%। तीसरा कॉलम 5 लाख रुपीज़ का लिमिट, और मैक्सिमम सर्विस कितना प्रोवाइड कर सकते हैं एक मैन्युफैक्चरर या फिर ट्रेडर, किस में, करेंट फिनेंशियल ईयर में, सामने जो चल रहा है वो साल में कितना प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विसेज। तो फर्स्ट 10 लाख है प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर में का टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो उसका 10% कितना होगा 1 लाख। 5 लाख रुपीज़ है, मैक्सिमम लिमिट कितना होगा बोलो, हम लोग को पता है 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर, तो यहाँ हायर कौन सा है 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट 20 लाख टर्नओवर इन स्टेट इन द प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, तो उसका 10% कितना होगा 2 लाख रुपीज़, कितना 5 लाख, इसका दोनों का हायर कौन सा होगा 5 लाख रुपीज़, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना 60 लाख, उसका 10% लेंगे तो कितना होगा 6 लाख, यहाँ 5 लाख है, विच एवर इज हायर कौन सा है 6 लाख, तो ये हो जाएगा। इतना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है एलिजिबिलिटी कंडीशन। अब किस पे कॉम्पोजिशन स्कीम एलिजिबल होगा देखते हैं। ही इज़ नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब कि उस पर एलिजिबल होगा जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में एंगेज नहीं है, एक्सेप्ट जो ऊपर में मेंशन्ड है, मतलब रेस्टोरेंट केटरिंग कर सकता है, बाकी जो 10% तक का जो लिमिट है ये वाला प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड, ही इज़ नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज़ नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, मतलब अगर कोई पर्सन भले वो रजिस्टर्ड है, भले उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, लेकिन अगर ये सब कंडीशन फुलफिल नहीं होगा ना तो वो एलिजिबल नहीं होगा कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। पहला तो हमने देख लिया, दूसरा कि वो नॉन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई नहीं कर सकता, ही इज़ नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स, वो एंगेज नहीं होना चाहिए किसमें इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर वो सप्लाई कर रहा है, मतलब आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल कर रहा है दूसरे स्टेट में, इंटरस्टेट मतलब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में जो सप्लाई होता है, इंटरस्टेट आउटवर्ड मतलब सेल कर रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। अच्छा, मतलब कि वो अगर
समझ लो मैं हूँ कोलकाता में, मैं मुंबई में अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ पढ़ाने का, तो क्या कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ। यहाँ सर्विस नहीं मेंशन्ड है, यहाँ गुड्स मेंशन्ड है। गुड्स नहीं कर सकते इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, लेकिन सर्विसेज तो कर ही सकते हैं। अच्छा, तो क्या मैं सामान ही वहाँ से ले सकती हूँ? समझ लो मुझे वहाँ मुंबई गई थी, तो मैंने बहुत सारा कुछ ख़रीदा, इनवर्ड सप्लाई किया, परचेज़ किया दूसरे स्टेट से, तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ। इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाईज, ओके। ही इज़ नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मतलब वो ना ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, ना ही वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? वो पर्सन, एक बार मैं डेफिनेशन रेफ़र करवा देती हूँ, ठीक है। देखो, casual taxable person means a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services in the course or furtherance of business, whether as principal, as agent or in any other capacity in the state or union territory. UT मतलब union territory, आप full form में लिखना एग्जाम्स में, where he has no fixed place of business. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि एग्जीबिशंस में इतने सारे लोग, इतने सारे एग्जीबिशंस में बुक्स होता है, बुक्स का स्टॉल लगता है, फिर कुछ नए टेक्नोलॉजी आ गया उसका स्टॉल्स लगता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन का कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। वो ओकेजनली ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसमें उनका सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो सकता है। वो एज अ प्रिंसिपल भी एक्ट कर सकते हैं, एज एन एजेंट भी एक्ट कर सकते हैं, और इन एनी अदर कैपेसिटी, किसी और कैपेसिटी में भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर कोई है तो उसे कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलता है, भले उनका एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट विद इन लिमिट हो या रजिस्टर्ड पर्सन हो, फिर भी नहीं मिलेगा। बाकी सारे कंडीशंस फुलफिल हो, फिर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है। अब आते हैं नॉन रेजिडेंट क्या होता है? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। देखो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का भी डेफिनेशन मैं आपको रेफर करा देती हूँ। Non-resident taxable person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both, whether as principal, as agent or in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India. बट उनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं होता जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, और इंडिया के रेसिडेंट भी नहीं होते। बाकी तो क्या है, एग्जीबिशन में जो अपना स्टॉल लगाते हैं वो इंडिया के होते हैं, तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हुआ। लेकिन जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उनका तो कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस तो नहीं होता, प्लस वो रेसिडेंट भी नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्विसेज सप्लाई कर सकता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू? हाँ कर सकता है, और वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है अगर वो सर्विस सप्लाई कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन अगर गुड्स कर रहा है तो नहीं ले सकता, ठीक है। अगर गुड्स कर रहा है तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। If you find this video useful, subscribe to this channel. Thanks for watching.